जी, तो सुना ये कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हमारी टीम की जो मैनेजमेंट थी, कोच थे, बॉलिंग कोच और जो हमारे हेड कोच थे, उन दोनों ने। हुआ ये कि पिछले 2 साल से टीम को पूरी तरह से ख्वार करने के बाद हम जैसे जो क्रिकेट को देखने वाले लोग थे वो ये कहते रहे कि इनको 2 साल दे दो यार, ये किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम बना रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करने दें। अगर बुरे परफॉर्म करेगी तो कोई बात नहीं यार, नए इसी किस्म के ट्रायल एंड एरर होता रहेगा और वर्ल्ड कप के लिए जो टीम बनेगी उस तक हमारे पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर जमा हो जाएंगे। तो 2 साल ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वर्ल्ड कप सर के ऊपर आया है तो ये दोनों जो हैं ओपाई जान दे छोड़ के सब चले गए। अभी पीछे जो है वो सब कुछ हमारे ऊपर ही है कि हमने क्या करना है, प्लेयर्स वगैरह कोई इनका जवाब वगैरह नहीं है, जो भी 2 साल में ये करके गए। ये टिपिकल एक पाकिस्तानी मेंटालिटी है जो कि हम बड़े अरसे से एक्सपीरियंस भी करते रहे, तभी हमारी क्रिकेट का ये हाल है। अभी जो न्यू टीम अनाउंस हुई इसके अंदर भी कोई ना कोई पर्सनल किस्म के इशू जरूर आए होंगे, जिसके उन्होंने कहा होगा कि इस बंदे को रखो, उन्होंने कहा होगा मैंने इस बंदे को नहीं रखना है, इस किस्म की चीज़ों में इनकी ईगो हर्ट हुई और उन्होंने कहा कि बस ठीक है हम फिर रिटायरमेंट करते हैं। खैर पूरी कौम जो है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी किस्म का मातम नहीं कर रही, कोई शोक का समा नहीं है, बल्कि सब जो है वो बड़े खुश हैं कि ये दोनों जो हैं अपने ओहदों से सुकुबदोश हो चुके हैं। बिकॉज ये जो है ना ये खुद ही एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे और जब आप इस किस्म के सुपरस्टार बन के बैठे हुए ना तो जो टीम के जो प्लेयर्स हैं जो ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं आप उनको सुपरस्टार बनने नहीं देते। जितने भी हमारे पुराने जो लेजेंड्स वगैरह गुजरे अगर आप देखें तो उनके पास हमेशा कोचिंग स्टाफ जो था वो कोचिंग स्टाफ ही बन के बैठा हुआ था, तो वो कोई सुपरस्टार्स नहीं होते थे, उनकी कोई स्टार्स वाली ईगो नहीं होती थी जो कि ग्राउंड में आती थी। इसीलिए जो प्लेइंग 11 में प्लेयर्स होते थे ना वो सुपरस्टार्स बनते थे और जो परफॉर्मेंस होती थी उसकी वजह से जो है वो दूसरी टीम को डोमिनेट भी करने की कोशिश करते थे क्योंकि वो अपने अपने डोमेन के अंदर सुपरस्टार्स होते थे। लास्ट जो सुपरस्टार हमें नसीब हुआ था वो था शाहिद अफरीदी जो कि कब से यहाँ पे चला गया है। उसके ऊपर भी एक अलग डिबेट है कि क्या वो क्रिकेटिंग टर्म्स में सुपरस्टार थे या वैसे एक सुपरस्टार थे, क्योंकि हमारी तो माशाल्लाह आवाम जो है वो शक्लों की बेस के ऊपर भी लोगों को जो है वो बहुत पसंद कर लेती हैं। अगर कोई शक्ल का अच्छा है तो वो कहते हैं कि ये बंदा ही बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ों में अच्छा है। जो शक्ल का बुरा है बस वो बंदा ही बुरा है। जितने हमारी पीसीबी पैसे ऑफर करती है उसके अंदर हमें कोई काम का गोरा तो मिलना नहीं है। अगर कोई गोरा ही रखना है तो हम किसी हॉलैंड शॉलैंड के इधर से कोई गोरा मंगवा लेते हैं जो कि हमें क्रिकेट सिखा दे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो नेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर समझता होगा। जितने पैसे हम उनको ऑफर कर रहे होते हैं उसके अंदर हम यही कहते हैं कि जा भाई तू निकल, हमारे पास तो अपने यहाँ पे लेजेंडरी स्टार्स बैठे हुए हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का इससे भी सस्ते में आकर कोचिंग करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर उनका स्टैंडर्ड जो है ना वो वही होता है, टीम की हालत भी यही रहती है। वैसे मेरा ख्याल में इन दोनों को पता क्या करना चाहिए, चूंकि रमीज़ राजा जो हैं वो यूट्यूबिंग छोड़ के अब पीसीबी का चेयरमैन बन चुके हैं, तो इन दोनों को चाहिए कि ये यूट्यूबर्स बन जाएं और हर मैच के बाद जो है वो रमीज़ राजा की सिलेक्शन और जो भी इस वक्त मैनेजमेंट के लोग हैं उनको लान तान और गालियाँ देते रहे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी जो हमारा वर्ल्ड कप है T20 का उसके लिए स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो टॉप ऑर्डर है, हमारा जो हेड है वो तो हमने बना लिया है, साथ ही साथ हमने टेल भी बड़ी ज़बरदस्त बना दी है। बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब बॉडी नाम की कोई चीज़ नहीं है, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। सिर्फ 3 बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर हम सारा टाइम डिपेंड करते रहेंगे, एक है बाबर और एक है रिजवान और एक हफीज़ भाई हैं। हफीज़ भाई वैसे भी जो है वो रिटायर होने वाले हैं, उनका आखिरी टूर्नामेंट, तो उनके ऊपर कोई खास प्रेशर होना भी नहीं और उनको ज़्यादा गालियाँ भी नहीं पड़नी, तो हम सारा का सारा जो इन्हिसार होगा वो बाबर और रिजवान के ऊपर ही होगा। ये दोनों अगर चल गए तो हमारा कोई डिसेंट स्कोर होगा, ये दोनों अगर ना चले तो बस अल्लाह तवक्कुल ही है। वैसे भी हमारी टीम का जो नाम है वो अल्लाह तवक्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि 2-3 ऊपर के प्लेयर्स हैं, बाद में कोई बॉलर्स हैं बीच में, तो बिल्कुल जो है वो ईमान की ताकत की जो मजबूती है ना वो हमारी शामिल है। वो किसी ने इंटरनेट पे लिखा हुआ था कि हमारा इतना बेहतरीन किस्म का मिडल ऑर्डर है कि जितने भी तमाशाई जो मैच देखने के लिए आएंगे ना उनसे गुजारिश है कि हेलमेट पहन के बैठें, क्योंकि ऐसे छक्के लगेंगे ना कि तमाशाई जो ऑडियंस बैठे होंगे वो भी सेफ नहीं होंगे। मुझे तो समझ नहीं आती, पता नहीं वो सरफू जो है वो भी अच्छी एडिशन थी, कम अज कम मिडल ऑर्डर के अंदर एक्सपीरियंस तो था। दूसरी तरफ वो शोएब मलिक से क्या प्रॉब्लम है यार, इतना एक्सपीरियंस आदमी है, उसका भी आखिरी टूर्नामेंट हो जाना, तो उसको क्यों नहीं रखा टीम के अंदर। शान मसूद नहीं है, शर्जील नहीं है, पता नहीं है किस किस्म की टीम हमने बनाई है। खैर आसिफ अली के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि मेरा पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि ये किसी मैच में एक ऐसी परफॉर्मेंस दे देगा ना कि हम सब लोग जो है वो इसकी वाह वाह करेंगे। तेरे आसिफ देखो देखो दोस्त, मेरी इज्जत अब आ गई है लाइन के ऊपर। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस कर देनी है ना किसी ऐसी बड़ी टीम ऐसे क्रूशल मोमेंट के ऊपर कि ये सारी आवाम जो तुम्हें हमेशा ट्रोल करते हैं और गालियाँ देते हैं ना, तुम ऐसा करो, तुम कोई ऐसी परफॉर्मेंस कर देना कि हम सब के मुंह के ऊपर जूता पड़ जाए। वो पीटरसन ने एक ट्वीट की है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगले चंद सालों में सिर्फ और सिर्फ 3 टीमें ही रह जाएंगी जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस होंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया है, और शायद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका भी उसके अंदर शामिल हैं। तो मेरे दोस्त मैं तुम्हें ये बता दूँ, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि जो भी टेस्ट चैंपियनशिप का जो विनर था न्यूजीलैंड, उन्होंने मेस जो है वो क्या वो अपने कपड़े सुखाने के लिए जीती है। लेकिन खैर अगर आप किसी पत्थर के नीचे से बाहर निकल आए तो मैं आपको ये बताऊँ कि अभी भी जो है वो यही 3-4 टीमें हैं जो टेस्ट खेल रही हैं, बाकी तो कोई क्रिकेट में कोई किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट आई नहीं है। 18वीं सदी से ये गेम चलती हुई आ रही है, लेकिन फिर भी अभी तक खेल ही कोई 5-6 नेशंस रहे हैं। ये तो इसकी वैसी ही एक देखा जाए तो बहुत बड़ी नाकामी है इस क्रिकेट की, क्योंकि आईसीसी के अंदर जितने भी जो एक्स प्लेयर्स हैं ना हमारे,
वो बैठ के डिसीजंस ले रहे हैं, वो अभी तक उन्हीं दकियानूसी घिसे पिटे रूल्स को चाट रहे हैं जो कि 18वीं सदी के रूल्स थे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अभी तक तो इस गेम को पूरे यूरोप में फेमस होना चाहिए था, अमेरिका में फेमस होना चाहिए था। फिर आप लोग कहते हैं कि पता नहीं ये गेम क्यों मर रही है। भाई इसलिए मर रही है क्योंकि सही लोग बैठे हुए नहीं है। कोई बिजनेस माइंडेड लोगों को बिठाओ जो कि इसको डिसीजन करें, कुछ कमर्शलाइज करें इस गेम को, कोई इंटरेस्ट लाओ। T20 के ऊपर यही लोग गालियाँ दे रहे होते हैं कि ये असली क्रिकेट नहीं है। तो भाई यही थोड़ा बहुत चांसेस हैं जिसकी वजह से शायद दुनिया के बाकी कंट्रीज जो हैं वो इसको खेलने की कोशिश भी करें। टेस्ट मैच तो वैसे भी जो है वो यही 3-4 कंट्रीज़ के अंदर ही रहेगा और उसकी अपनी ब्यूटी है। मुझे ज़्यादा पसंद है टेस्ट मैचेस, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। खबर कुछ इस तरह है कि सरफू भाई की जो बेगम है उन्होंने उनकी एक तस्वीर अपलोड कर दी थी जिसके अंदर वो कोई कुकिंग शुकिंग कर रहे थे। तो उसके नीचे जो हमारे बाकी जितने भी लौंडे हैं ना क्रिकेटर्स, वो आके तंज़ो मज़ा और कॉमेडी करना शुरू हो गए। पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट के ऊपर कॉमेडी कर रहा हूँ या मैं या हमारी टीम, और कोई कॉमेडी कर ही नहीं रहा। इनसे बस कॉमेडी करा लो, जुगते मरवा लो और उन्होंने कुछ करना नहीं है। तो उन्होंने ये ट्वीट की और हमारे जो बॉलर हैं हसन अली, उन्होंने आके कहा कि जी मुझे भी ये काम ज़रूर सिखाना है आपने। तो मेरे दोस्त, तुम्हारी अभी कोई कमर ठीक हुई है? तुमसे जब से शादी की थी तुमने पता नहीं कौन से पोचे लगाए हैं ज़मीन के ऊपर कि तुम्हारी कमर ही रह गई थी। भाई तेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, कंट्री का जो बड़ी उम्मीदें हैं तुझसे, खुदा के लिए भाई अपनी कमर का ख्याल रख। तू इस किस्म के काम कोई भी ना कर, कुछ भी ना कर भाई, तू मैं कर दी करूँगा तेरे का। दूसरा फिर ऊपर से शेडी भी आ गया, उसने भी आके कोई जोक शोक मारा कि पता नहीं चाय भी बना दो, इस किस्म की चीज़ कर दो, ये वो। शेडी तू भी जो है ना अपनी ज़बान की बजाय थोड़ा अपना हाथ भी चला दे यार, तेरी बॉलिंग शॉलिंग तो वैसे भी दमखम नहीं रहा है, खुदा के लिए कुछ कर ले भाई। तो हुआ ये कि हमारी कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो कि मिस आलिया हैं, उन्होंने बीच में आके कहा कि यार इससे चाय ना बनवाओ, इससे एक दफ़ा पानी बुलवाया था हमने ग्राउंड के अंदर, तो उसके ऊपर इतना बड़ा बवाल आ गया था। तो उस पर सरफू बहुत ज़्यादा तप गया। उसने आके कहा कि तुम पर्सनल क्यों हो रही हो मेरे इस चक्कर के अंदर। देखो बात सुनो सरफू भाई, मेरा ख्याल में कोई इतनी गलत बात उन्होंने नहीं की थी। आपकी पिक्चर ही पब्लिक है तो वो पब्लिकली कोई भी उसके ऊपर जाके कुछ भी कमेंट कर सकता है। आप या तो इसको शेयर ना करवाते, या अगर शेयर हो गया तो फिर ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। तो उसके अंदर जाके इतना ज़्यादा टची हो जाना और कहना कि तुम पर्सनल हो रहे हो, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने आपकी बीवी के ऊपर कोई कॉमेंट किया। उन्होंने एक स्पोर्टिंग जो इंसिडेंट था जिसके अंदर आप पानी लेके आ गए थे और आपके फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इससे क्यों पानी मंगवाया गया है, क्योंकि पानी नहीं जैसे पता नहीं कौन सा उससे पोचे लगवा दिए थे। लेकिन स्टिल अगर ऐसी कोई बात होगी तो भाई थोड़ा सा ईजी हो जाए। इस किस्म की हरकतें सोशल मीडिया के ऊपर आके करने की ज़रूरत नहीं। खैर मैं कहता हूँ कि क्या है, कोई उठा के धोबी की तरह ना पछाड़ के मारा है इंडियंस ने इंग्लैंड वालों को। पहले तो चलो फिर भी गेम जो है वो थोड़ी सी सॉ हो रही थी, इंडिया भी जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, इंग्लैंड भी जो है वो फाइट कर रहा था, डोमिनेट भी कर रहा था इंग्लैंड। उसके बाद जो दूसरी इनिंग्स के अंदर इंडिया ने कोई 400 रन बना दिए हैं, वहाँ पर तो गेम बिल्कुल ही बदल चुकी थी। और उसके बाद जो इंग्लैंड को रख के इन्होंने मारा है, मैं कहता हूँ ऐसी पिटाई इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड की करना ये कोई छोटी बात नहीं है। ऊपर से जो इंडियन मीडिया होता है मतलब तो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है ना वो हंसी आती है। एक मैच जीता हुआ है इंडिया, दूसरा मैच इंडिया हार गया था और सारे क्वेश्चन करना शुरू हो गए थे, यार एक मैच का तो चांस दे दो ना यार। इंग्लैंड वाले भी खेलने के लिए आए हैं, वो भी इंग्लैंड के अंदर, तो आप लोग थोड़ा सा ईजी हो जाए यार। अभी भी जो है वो 3 दिन के बाद ही जो है वो शुरू हो गए थे, अश्विन को क्यों नहीं खिलाया, अश्विन को क्यों नहीं खिलाया। वो बंदे ने जो है जिसको भी खिलाया था उसने आके सबकी जो है वो मत मार दी। बुमरे ने 100 टेस्ट विकेट्स ले ली हैं और यार क्या ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहा है, क्या ज़बरदस्त मौका है जिसके ऊपर आके इसने 100 विकेट्स लिए। वो ठाकुर ने क्या लपेड़े मारे, मैं तो कहता हूँ पहली इनिंग्स के अंदर आके उसने इंग्लैंड वालों को लपेड़े मारे, जिसके अंदर उसने 50 मारी, कोई 30 बॉलों के ऊपर 50 मार दी थी। इसी तरह होना चाहिए, जब स्ट्रगल कर रहे हैं आप, बॉल समझ नहीं आ रही तो उधर सर्वाइव करने का क्या जरूरत है यार। उठा के मारो, वनडे की तरह खेलो, 30-30 रन भी बनाओ तो 250-300 रन बन जाते हैं सारी टीम ही अगर इस मेंटेलिटी के साथ जाए, और जल्दी भी बन जाते हैं। अच्छा है कि उन्हीं कंडीशंस में दूसरी टीम को भी आने दो ताकि उनको भी थोड़ा मजा आ जाए। फिर दूसरी इनिंग्स में भी आके बॉय ने 50 मार दिया। उसके अलावा बॉलिंग में भी हर क्रूशियल टाइम के ऊपर बॉय ने आके कोई ना कोई क्रूशियल विकेट निकाली है। मेरा ख्याल में तो मैन ऑफ द मैच ठाकुर को होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा को दे दिया। रोहित शर्मा की सेंचुरी ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसके अंदर भी हमें 3 चांसेस उसको मिले थे। मेरा ख्याल में जो मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था वो ठाकुर को होना चाहिए था, क्योंकि वो ही गेम चेंजर था। वैसे आपस की बात है कि जितने कैचेस इंग्लैंड वालों ने ड्रॉप किए हैं इस टेस्ट मैच के अंदर, मैंने जो खुद अपनी आंखों से देखे हैं वो 8 कैचेस थे जो इन्होंने ड्रॉप किए। यार 8 कैचेस करके तुम लोगों ने घंटा मैच जीतना था। रोहित शर्मा को मेरे ख्याल में 3 चांसेस दिए, 1 रन आउट भी उसका मिस किया। तो यार ये इस तरह कौन सी टीमें जीती हैं, वो भी टेस्ट लेवल के ऊपर आके। ये स्लिप कैचिंग की परसेंटेज जरा चेक करें, न्यूजीलैंड की बेस्ट है कैचिंग, इसीलिए जो है वो टेस्ट में भी उनके पास ये नंबर 1 टीम है इस वक्त। और इंडिया भी जो है वो 84% के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टैट है। इंग्लैंड ऑन दी अदर हैंड 76% के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन सब चीज़ें जाएं भाड़ में, सिर्फ आप मेरे दोस्त पाकिस्तान को देखें जो कि इंग्लैंड से ऊपर है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा मुआवजा हो गया, क्योंकि हम स्लिप में पकड़ने वाले कैचेस में इंग्लैंड से भी ऊपर हैं। वैसे एक बात मैं बताऊँ, कभी कभी स्टैट्स जो है ना वो बड़े डिसीविंग होते हैं। इंग्लैंड के स्लिप के कैचेस में एक बहुत बड़ी परसेंटेज तो उन स्लिप कैचेस की है जो कि इंग्लैंड में ही खड़े हुए फील्डर्स ने काबू करने की कोशिश की। वहाँ पर तो बॉल इतनी सीम हो रही होती है यार, स्लिप आते आते तक खुद आउट स्विंगर और इन स्विंगर हो रही होती है, उधर से आउट स्विंगर हुई, इधर आके इन स्विंग हो जाती है। वहाँ
वहाँ पर तो कैच पकड़ना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। तो ये स्टैट्स कभी कभी डिसीविंग हो जाते हैं, लेकिन यार जो भी हो पाकिस्तान आपसे ऊपर है, मैं तो इसी बात के ऊपर भगड़े डालूंगा भाई। वो एंडरसन चाचू जो हैं उनके पाँव के ऊपर कोई कट लगा हुआ था जिसकी वजह से उनके पतलून के ऊपर खून लगा हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि यार क्या डेडिकेशन है। यानी छोटी मोटी चोटें जो हैं वो हर वक्त ही लगी रही होती है, इतना से भी कट लगा ना तो उसका भी काफ़ी खून निकल आता है, तो इतनी बड़ी भी कोई डेडिकेशन की बात नहीं है। हमारे जो बेचारे गली के अंदर खेल रहे होते हैं उन मासूमों की टांगें काटी जाती हैं, वो टांग कोई बैट की जगह जो है ना क्रीज में रख रहे होते हैं रन आउट से बचने के लिए। तो ये सब कुछ होता रहता है कि चलो जो भी हो यार, एंडरसन जो है वो इस एज के अंदर आगे इतनी ज़बरदस्त डेडिकेशन के साथ बॉलिंग कर रहा है, इसके ऊपर तो उसको दाद देना बनता है। ये तीसरी बार आ चुका है यार ये जार्गो जो है ग्राउंड के अंदर। यार ये किस किस्म की सिक्योरिटी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं यार। इस किस्म का माहौल है। एक तो पहले मैं जार्गो साहब को ये मैसेज दे दूं, मुझे पता है कि आपको उर्दू समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन भाई अभी फनी नहीं रहा, आप प्लीज़ अपनी औकात में रहें। अब ये ना बहुत ही बोरिंग हो गया ये जो आप हरकतें कर रहे हैं। उधर आके बॉलिंग करा रहा है अपना मोटा पेट हिला हिला के, आप लोग ये सब मजाक समझ रहे हैं। तो आप लोग ये मोनिका सेलेस के बारे में पढ़ के देखें, जो कि ग्रैंड स्लैम चैंपियन थी, और इसी तरह कोई क्राउड में से बंदा आया था और उसने आके उसको स्टैप किया था कमर के अंदर। वो डिप्रेशन में गई है, पता नहीं कितने सालों के लिए वो गेम से भी बाहर हो गई थी। उसके बाद जब वो वापस भी आई तो उससे टेनिस नहीं खेला गया और वो स्पॉन्सरशिप डील्स वगैरह सब कुछ भी चली गई, तो उसका पूरा करियर ही खत्म हो गया था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। यही हरकत अगर पाकिस्तान के अंदर भी होती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता इनकी सिक्योरिटी क्या कर रही है यार। पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी को तोड़ के इस तरह घुस जाए ना तो उसको ऐसे लपाड़े और जूते और पता नहीं क्या डंडे शंडे पड़ते हैं ना कि वो कभी जिंदगी भर क्रिकेट के करीब भी ना जाए, ग्राउंड तो दूर की बात। खैर सुना है कि भाई को जो है वो जेल में रख दिए, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये जेल को भी तोड़ के भाग जाए। खैर पता नहीं इस टेस्ट मैच के अंदर क्या हो रहा है। उधर शामी जो है इसकी बर्थडे भी मनाई जा रही है, ग्राउंड के अंदर केक कटिंग वगैरह हो रही है। चलो ठीक है, तो फिर भी स्वीट हरकत थी, लेकिन ये जावो भाई जो है ना ये इस किस्म की हरकतें बस तू करना बंद कर। खैर एक और बड़ी खबर ये भी है कि जो डेल स्टेन है उन्होंने हर किस्म की क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। यार क्या फास्ट बॉलिंग थी, क्या एटीट्यूड था, क्या ज़बरदस्त किस्म की पेस थी और क्या एग्रेशन थी। ये ज़माना था जिसके अंदर फास्ट बॉलिंग हुआ करती थी। उस ज़माने में तो आफरीदी जो है ना वो भी कोई 130 के ऊपर बॉलिंग करा रहा होता था। आजकल के जो 130 वाले हैं वो अपने आप को फास्ट बॉलर समझते हैं। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि जो बैट्समैन थे ना जिन्होंने इन बॉलर्स को फेस करके उनके ऊपर सेंचुरियाँ मारी हुई, उनको सर्वाइव किया हुआ है, वो बेहतरीन बैट्समैन थे। अभी वाले भी अच्छे हैं, उनका कसूर तो नहीं है कि बॉलिंग आपकी इतनी माठी होगी, लेकिन अभी रूल्स जो है वही सारे बैट्समैन को फेवर कर रहे होते हैं, तो बॉलर्स बेचारे बन नहीं रहे हैं। सिर्फ स्पिनर्स की गेम हो गई है या फिर मीडियम पेसर्स की गेम हो गई है। खैर मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बहुत से बेहतरीन किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त ICC की रूल्स बना रहे हैं, वो इन चीज़ों को भी कंसिडर करेंगे और फिर फास्ट बॉलिंग को वापस रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। ऐसे रूल्स बनाएंगे जो फास्ट बॉलर्स को फेवर कर रहे होंगे, तभी ही इस गेम के अंदर वापस जो है वो फ्लेवर आ सकेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब को नहीं दबाया हुआ तो यहाँ पर मैं अपने पीले रंग का गोलू दे रहा हूँ शक्ल वाला, इसको छू लें और CB आर्मी का हिस्सा बन जाए। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे।